Good morning all. This is Deepak Malviya from Sage Group. Today we are going to discuss movement distribution method, theory of structure. तो सबसे पहले मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली होता क्या है, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग जितने भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर्स के दो टाइप होते हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है और एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब उसको एनालिसिस करना है, इसका मतलब कि उसकी रिएक्शंस निकालनी है, उसके मूवमेंट निकालने हैं, तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस का यूज करके हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन से सॉल्व हो जाता है, दैट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। और एक होता है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब जहां पे जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं उसके कंपैरिजन में जो स्ट्रक्चर के अननोन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस 3 होती हैं और नंबर ऑफ अननोन अगर 3 से ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फिक्स्ड बीम है, उस पे नंबर ऑफ अननोन दोनों तरफ फिक्स्ड एंड है तो 6 होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3 है तो वो आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। कंटीन्यूअस बीम वगैरह हो गए, तो ये सब इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज करके सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब इनको कैसे सॉल्व करें, तो इनको सॉल्व करने के लिए कई टाइप की मेथड्स बनाई गई, लाइक मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, लाइक 3 मूवमेंट थ्योरम, लाइक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एक्सेट्रा। तो जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो बेसिकली ये जो है वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए यूज में ली जाती है मेथड। और ये जो मेथड है ये आपको जो जिसने दी हुई है उसका नाम है हार्डी क्रॉस। हार्डी क्रॉस ने ये मेथड बेसिकली दी है और सन 1930 में ये मेथड बनी हुई। तो ये जो मेथड है वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए यूज में ली जाती है और दिस इज गिवन बाय हार्डी क्रॉस इन 1930। तो फर्स्ट इसका ये इंट्रोडक्शन। अब मैं इसकी अगर आगे बात करता हूँ कि अगर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मुझे सॉल्व करनी है या इसका यूज करके मुझे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है, तो मुझे कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। और उस बेसिक में सबसे पहले आती है स्टिफनेस। स्टिफनेस की हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि जब हम इस मेथड को यूज करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमें रिलेटिव स्टिफनेस की बात करनी पड़ेगी। तो स्टिफनेस के लिए मैंने एक कंडीशन यहाँ पे आपको डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो व्हेन अ स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म सेक्शन मतलब थ्रू आउट द सेक्शन आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, इज सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट एट वन एंड ओनली। और किसी एक एंड पे ये यहाँ पे मूवमेंट एक अप्लाई हो रहा है, वन एंड ओनली, देन द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट दैट एंड टू प्रोड्यूस आ यूनिट स्लोप। मतलब वो मूवमेंट इतना होना चाहिए कि वहां पे जो उस मूवमेंट की वजह से जो स्लोप प्रोड्यूस होगा वो यूनिट स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, वो आपकी मेंबर की स्टिफनेस कहलाती है। तो ये स्टिफनेस के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टिफनेस का हम रिलेटेड करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम रिलेटिव स्टिफनेस के नाम से यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं। तो रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है, तो ये बेसिकली सपोर्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि हमें पता है कि जो सपोर्ट्स होते हैं बेसिकली हम लोग 3 टाइप के सपोर्ट पढ़ते हैं। एक सिंपली सपोर्ट होता है, एक रोलर सपोर्ट होता है जो कि सिंपली और रोलर एक ही कंडीशन में आते हैं, दूसरा हिंज सपोर्ट होता है, तीसरा फिक्स्ड सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं जब भी बात करूंगा कि अगर मेरा सपोर्ट जो है सिंपली सपोर्ट है एंड रोलर सपोर्ट है एंड हिंज सपोर्ट है, तो उस केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले सिंपली या रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो अगर रोलर सपोर्ट होगा, अगर मैं किसी साइड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई भी बीम मुझे दिया है और मैं दूसरे एंड को देख रहा हूँ, यहाँ पे अगर सिंपली सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है, तो उस केस में हम लोग जो रिलेटिव स्टिफनेस की बात करेंगे वो रिलेटिव स्टिफनेस हम अप्लाई करते हैं 3I/4L के बराबर होता है। और अगर वो एंड आपका हिंज एंड है तो तब भी आपका रिलेटिव स्टिफनेस आपका कितना होगा, 3I/4L बराबर होगा। तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो हम इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे यूज हमें करना है। और अगर मैं इस एंड पे खड़ा हूँ, मेरा फार एंड जो है वो सिंपली भी नहीं है, रोलर भी नहीं है, हिंज भी नहीं है, बट फिक्स्ड है, तो उस केस में फिक्स्ड के लिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव स्टिफनेस जो अप्लाई करते हैं वो I/L अप्लाई करते हैं। जब फिक्स्ड सपोर्ट होगा तो हम I/L अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमारा जो फार एंड है वो आपका 3I मतलब रोलर है सिंपली या हिंज है तो हम 3I/4L उस पर अप्लाई करते हैं। तो ये रिलेटिव स्टिफनेस की कंडीशन है। और एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि मेरे को एक कंटिन्यूअस बीम दिया है जिसमें यहाँ पे सिंपली सपोर्ट है, यहाँ सिंपली सपोर्ट है, यहाँ फिक्स सपोर्ट है, तो ये कंटिन्यूअस बीम है। तो अगर जैसे मैं रिलेटिव स्टिफनेस निकाला हूँ ए पे खड़े होकर तो मैं बी को देखूंगा, क्योंकि ए पे जब मैं खड़ा हूं तो मेरा फार एंड बी कहलाएगा। तो इस एंड पे जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपका सपोर्ट कौन सा है, सिंपली। लेकिन सिंपली सपोर्ट के साथ साथ ये ज्वाइंट भी है। ज्वाइंट का मतलब इसके इस तरफ भी सपोर्ट है, इसके इस तरफ भी सपोर्ट है, दैट मीन कि ये ज्वाइंट है। तो कोई भी जो ज्वाइंट होता है तो उस केस में ज्वाइंट जो होता है वो फिक्स की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे फिक्स की कंडीशन लगेगी तो हम यहाँ पे I/L लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बी पे खड़े होकर मैं इस फार एंड को देखता हूँ, इसका मतलब ये एंड क्या है आपका, सिंपली है, ये आपका ना ज्वाइंट है ना फिक्स्ड है, ये सिंपली है, तो सिंपली हम क्या लगेंगे, 3I/4L लगाएंगे।
अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर इसको एंड को देखता हूँ तो ये एंड आपका फिक्स्ड है, तो फिक्स के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 3i/4i लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में और आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। देन हम लोग इसमें एक और टर्म यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई बीम हमें दिया है, इस बीम जैसे ये कंटिन्यूस बीम है, इधर भी लोडिंग है, इधर भी लोडिंग है, तो लोडिंग की वजह से यहाँ भी कुछ मूवमेंट आएगा और इस लोडिंग की वजह से यहाँ भी कुछ मूवमेंट आएगा। तो जो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के लेफ्ट में भी आपका मेंबर है, राइट में भी मेंबर है, तो ये जो ज्वाइंट पे जितना भी मूवमेंट आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको, कुछ पार्ट इधर भी देता है, कुछ पार्ट इधर भी देता है, लेकिन हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। वो डिपेंड करेगा कि ये जो मेंबर है इसकी लेंथ कितनी, इस मेंबर की जो फार एंड पे सपोर्ट है वो कैसा सपोर्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट का होगा। और इसी तरीके से इस पे होगा। अगर दोनों तरफ के आपके जो स्पान है वो सेम है, सारी कंडीशन सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमेशा दोनों तरफ का सेम होगा, मतलब यहाँ भी हाफ आएगा तो यहाँ भी हाफ आएगा। लेकिन अगर दोनों एंड के स्पान की अगर कंडीशन में कुछ भी चेंज आता है, उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज होता है, तो फैक्टर भी चेंज हो जाता है। तो वो चेंजेस आपके क्या आते हैं वो बेसिकली हम लोगों को देखना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं कि इस एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आएगा, इस एंड पे कितना आएगा, जो कि इक्वल होता है रिलेटिव स्टिफनेस बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन हमें लगेगी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैटर के लिए, फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। फिक्स्ड एंड मूवमेंट का मीनिंग अब क्या होता है? फिक्स्ड एंड मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बीम हमें दिया होता है, नॉर्मली आप अपने घर में देखिए जितने भी स्लैब्स हैं उसके नीचे बीम होता है हॉरिजॉन्टल में। अब उस बीम के ऊपर से जितना भी लोड आता है, जैसे कि हम लोग अगर हैं तो हमारी वजह से जो लाइट लोड आ रहा है या जो स्ट्रक्चर है उसका डेड लोड आ रहा है, उस लोड जो होता है उसका एक एंड पे कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और दूसरे एंड पे भी कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लोड की वजह से दोनों एंड पे जो मूवमेंट ट्रांसफर होता है वो मूवमेंट जो होता है वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता है, और उसके बाद वो सपोर्ट जितना रजिस्ट कर पाता है वो उसका फाइनल मूवमेंट होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट की, जो कि इस लोड की वजह से इस एंड पे भी कुछ ना कुछ आएगा और इस वजह से इस एंड पे भी कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर मेरा बीम है उसकी सेंटर पे पॉइंट लोड लगा है सेंटर पे, तो इस एंड पे जो मूवमेंट आता है वो होता है -WL/8 के बराबर। और माइनस इसलिए होता है क्योंकि जब ये लोड लगेगा तो ये बेसिकली आपका बीम इस तरीके से बैंड होगा, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉक की कंडीशन बनती है और यहाँ पे क्लॉक। तो जब मैं ए से बी की बात करूंगा तो मूवमेंट बात कर रहा हूँ एम, फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मतलब बार से रिप्रेजेंट करूंगा, और ए से बी मतलब ये हो जाएगा -WL/8। और इसी तरीके से जब बी से ए की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा +WL/8। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा कोई बीम है और आपका पॉइंट लोड जो है वो सेंट्रिक है, यहाँ से ए डिस्टेंस है, यहाँ से बी डिस्टेंस है, डिफरेंट डिस्टेंस पे, तो ए पे जो मूवमेंट आता है वो होता है -WAB² माइनस में रहेगा, और इस पे जब हम बात करेंगे तो ये होगा +WA²B/L²। इसी तरीके से अगर यूबीएल की केस की बात करें तो होता है WL²/12 माइनस में, प्लस में WL²/12। इसी तरीके से अगर कोई कपल लगा है सेंटर में तो होता है M/4 और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। कपल के केस में ये दोनों पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब कपल लगेगा, ये क्लॉक कपल लग रहा है, तो ये बीम को कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घुमाएगा बीम। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी जो है वो क्लॉक आएगा और यहाँ पे भी जो है वो क्लॉक आएगा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और अगर वही सेंट्रिक कपल लगा है मतलब AB डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला कुछ आपका ये होगा MB(PA-L)/L²। और इसी तरीके से BA के लिए आप A को बाहर कर लीजिए, B को अंदर, तो सेम कंडीशन आपकी BA की बन जाएगी। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग फिक्स्ड मूवमेंट मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। और कुछ बेसिक्स और हैं जो आप लोगों ने मैकेनिक्स वगैरह में या सूम में पढ़े होंगे, जैसे कि सिंपली सपोर्ट होता है तो उस पर मूवमेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, रोलर सपोर्ट पे मूवमेंट ऑलवेज 0 होता है, हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट ऑलवेज 0 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और 0 का मतलब क्या होता है? तो 0 का मतलब ये कि अगर मेरी कोई मैंने बीम बनाई और उस पर कोई सिंपली सपोर्ट लगा दिया, या मैंने रोलर सपोर्ट लगा दिया, मैंने हिंज सपोर्ट लगा दिया, तो जब लोड की वजह से वहां पे मूवमेंट डेवलप होगा, मूवमेंट पहुंचेगा, वहां पे मूवमेंट जो डेवलप होगा, तो उस मूवमेंट को वो जो सपोर्ट है वो रजिस्ट नहीं कर सकती, मतलब वहां से फिर जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां मूवमेंट पहुंचा तो, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो कैपेबल नहीं है उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन सपोर्ट के ऊपर मूवमेंट 0 होता है, मतलब अगर ये सपोर्ट लगी है तो वहां पे कोई भी मूवमेंट रजिस्ट नहीं होगा। अगर मूवमेंट आएगा तो वो सपोर्ट वहां पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, वो 0 मूवमेंट रजिस्ट करती है। लेकिन अगर उसी सपोर्ट की जगह पर फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं तो फिक्स सपोर्ट जो होती है वो कैपेबल होती है मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो नॉर्मली जितनी भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें जो दोनों एंड होते हैं वो फिक्स होते हैं, क्योंकि मूवमेंट आएगा तो वो रजिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपली हमने दिया तो फिर मूवमेंट रजिस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो किसी एक एंड पे जाएगा जिसपे फिक्स्ड होगा, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो फिर वो कैंटिलीवर की जैसे या प्रॉपर कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।